था हम लोगों ने, याद होगा इसका मीनिंग एंड वैल्यू निकालते थे। साथ में देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ करंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस सेल अप्लाई करोगे तो हमारा ड्रिफ्टिंग होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था तो भाई -EE/m इंटू टाउ, ये आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा। अपना माइक ऑफ रखो भाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आया था NEAVD, ये करंट था। और इसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो करंट का वैल्यू आया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ml/NE² टाउ इंटू A, ये आया था। एंड दिस इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये हम लोगों ने देखा था कि ये रेसिस्टेंस है, जो ये है रेसिस्टेंस का वैल्यू आया था ρL/A। ये रो क्या है तो ये है भाई m/NE², रो का वैल्यू है m/NE² टाउ। तो ये देखा था हम लोगों ने भाई, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिला। और साथ में हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टेंस कब वैल्यू अपना चेंज कर सकता है। तो भाई दो कंडीशन समझ में आए, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। अगर ये दोनों फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए तो रेसिस्टेंस वैल्यू विल नॉट चेंज, और जब रेसिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं करेगा तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। और रेसिस्टेंस कांस्टेंट तब है जब टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन मेंटेन्ड कांस्टेंट हो। तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। जो रेसिस्टेंस इसको फॉलो करे वो है कैसा रेसिस्टेंस भाई, तो वो है ओमिक रेसिस्टेंस। जो इसको फॉलो ना करे, प्रोपोर्शनल ना रहे, जिसका रेसिस्टेंस वेरी करता रहे, वो होगा नॉन ओमिक। तो ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस में हम लोगों ने कंपेयर किए थे, लास्ट में जाते जाते कंपेयर किया था, कुछ एग्जांपल देखे थे, ओमिक रेसिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो ये सब तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे और ओम्स लॉ को ऑब्टेन किया। ओम्स लॉ था फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर अगर रह गया कांस्टेंट तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस across the end of any conductor is found to be proportional to current through it। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा तो वो होगा रेसिस्टेंस वैल्यू। अगर कांस्टेंट रहा तभी हमारा ये प्रोपोर्शनल है, तभी ये ओमिक रेसिस्टेंस है। बट डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR इज ऑलवेज वैलिड। किसी टाइम पे करंट, उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस, प्रोडक्ट लेंगे तो उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर t टाइम पे करंट IT है और यहाँ रेसिस्टेंस RT है तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस VT मिल जाएगा। मीन्स दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल रेसिस्टेंस। ये वैलिड है चाहे ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, बट दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक रेसिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो ये सब बात हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब देखने हैं ये आज का टॉपिक जो है ये है कि रेसिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ किस तरह से होता है। तो मैंने बताया था कि अगर रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन ऑब्टेन करने हैं तो रिलैक्सेशन टाइम इज़ द मेन क्लू। यही डोमिनेंट इफेक्ट दिखाता है वेरिएशन के मामले में। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप भी डालो भाई, क्या? वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर। चलो भाई कॉपी निकालो और लिखो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर। चलो भाई टेम्परेचर के साथ देखेंगे कि कैसा हमारा रेसिस्टेंस का वेरिएशन होता है, वो सब हम लोग देखते हैं एक एक करके भाई। चलो देखो रेसिस्टेंस का वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड हेंस रेसिस्टेंस
इंक्रीजेस। क्यों भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज हो गया, ये मेन मामला है जो समझने हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज तो होगा। क्यों भाई? क्योंकि रेसिस्टिविटी होता है m/n/e² टाउ, अभी देखा था हम लोगों ने। और रेसिस्टिविटी अगर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है ρl/a, यानी रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है mL/ne² टाउ इंटू a। ये होता है भाई रेसिस्टेंस। इसलिए रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज हो रहा है, यही मैटर है समझने का अभी। हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बताना, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो टाउ डिक्रीज और लो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ये अभी बताना है। और सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कैसा है? तो ये रिलेशन है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हमने और लास्ट क्लास में क्या देखा था, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई mL/ne² टाउ इंटू a, ये था ना। तो भाई यही तो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस ρl/a है। यहाँ से l छोड़ दो, a छोड़ दो, तो बाकी जो है m/ne² टाउ, m/ne² टाउ, ये हमारा रेसिस्टिविटी है। तो तुम खुद सोचो, जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर में है ये, और ये अगर डिक्रीज हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा भाई? तो इसका इफेक्ट होगा डिनोमिनेटर वाला अगर डिक्रीज करे तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज हुआ, कैसे? ऐसे, इस रिलेशन से। और रेसिस्टिविटी इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, कैसे? तो ऐसे भाई, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है ρl/a। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इससे ये कंक्लूजन कैसे, तो भाई इससे रेसिस्टेंस होता है mL/ne² टाउ इंटू a। तो l छोड़ दो, a छोड़ दो, यही तो है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि L और A में जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ वो नेग्लिजिबल चेंज होता है। वो क्या होता है? नेग्लिजिबल चेंज। जो होता है डोमिनेंट चेंज वो होता है रिलैक्सेशन टाइम में। रिलैक्सेशन टाइम में डोमिनेंट चेंज है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये वाला रह गया कि टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको समझा जाए। लेकिन मैं बता दूं पहले कि ये एक अलग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लोग रिजल्ट याद रखते हैं, रीजनिंग कम। रीजनिंग पूछा भी कम जाता है, बट क्लू पॉइंट में इसको आप समझ के रखें। देखो ये कैसे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। देखो, इसलिए कि जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को भागने हैं ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग, सम एटम्स आर फिक्स्ड एट देयर लैटिस पॉइंट। एटम्स तो अपने अपने जगह पे फिक्स्ड हैं भाई, इनमें से इलेक्ट्रॉन भागेंगे। अभी जब एटम फिक्स्ड हैं, यहाँ पे एटम तो फिक्स रहते ही हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा है, इधर उधर कोलिजन हो रहा है आपस में। इलेक्ट्रॉन्स में भी कोलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ भी कोलिजन होता है। तो इस तरह से रैंडम मोशन होता रहता है। कब तक? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तब तक रैंडम मोशन। किसी एक डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, कभी इधर जा रहे हैं, इधर से मार दिया, इधर जा रहे हैं, इधर से मार दिया, इधर जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर हो रहा है। रैंडम मोशन। बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग। बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किए हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में इधर इधर कोलिजन होता हुआ चलता हुआ ओवरऑल ड्रिफ्ट करने का भी टेंडेंसी आता है। तो ओवरऑल ड्रिफ्टिंग भी शुरू होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होता है भाई। और ये सेल ऐसे लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हो गया इनसाइड द कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिक्रीज हो गया? तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। अगर किसी चोर को
किसी का मनी लेकर भागना हो, बड़े सारे लोग अपने अपने, ये सब समझो फिक्स्ड हैं, पिलर्स हैं। मान लो एक पार्क में आ गए, रामलीला ग्राउंड में आ गए, बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं, तो बैम्बूज लगे होते हैं बहुत सारे फिक्स्ड, और बहुत सारे लोग हैं खड़े, बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा सा पंडाल है, बहुत सारे बैम्बूज लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, उस पर शेडिंग है, लोग बहुत सारे हैं। अब इसमें एक चोर को किसी का मनी लेके भागना हो तो उसको भागने में कोलिजन होंगे। कोलिजन किसके साथ होंगे? लोगों के साथ होंगे और पोल के साथ भी होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ भी होंगे और जो फिक्स्ड एटम है उनके साथ भी होंगे, और ये रैंडम मोशन होने लगेगा। लेकिन इसका भागने का टेंडेंसी है, क्योंकि मनी में हाथ लग चुका है, मनी जो है हाथ में आ चुका, अब इसको नॉर्थ की तरफ, घर की तरफ भागना है, तो इसका टेंडेंसी होगा जो भी कोलिजन हो इधर जाने का टेंडेंसी हो, धीरे धीरे भागें। तो भाई भागने का कोशिश बहुत रहेगी, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा और इधर इधर धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। चलो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मिल जाएगा, और इसमें जो टाइम होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एवरेजली कुछ होगा भाई, कभी 2 सेकंड पे कोलिजन, कभी 10 सेकंड पे कोलिजन, ऐसे ऐसे कोलिजन करता हुआ जा रहा था, ड्रिफ्ट कर रहा था। अब मैं थोड़ा सिचुएशन चेंज करता हूँ, अब आप ही बताएंगे इसमें कि जल्दी जल्दी अब कोलिजन होने लग जाएंगे, पहले के रिस्पेक्ट में कम टाइम में कोलिजन होंगे या ज़्यादा टाइम में। अगर पहले के रिस्पेक्ट में कम टाइम में कोलिजन हो रहे हैं, मतलब एवरेजली कम ही टाइम मौका मिल रहा है स्पेंड करने का बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम इसलिए हो गया क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम होता ही है एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो फिलहाल ये है कि चलो भाई सेल लगा और इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया, कोलिजन्स होते गए। टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या हुआ वो देखते हैं। चलो भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या क्या होगा वो ज़रा समझो। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, जो मीन काइनेटिक एनर्जी होता था 3/2 kT, याद होगा पढ़ा था 11th क्लास में। मीन काइनेटिक एनर्जी, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं तो मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर रैंडम में भाग रहे हैं, तो ड्यू टू थर्मल मोशन इसके काइनेटिक एनर्जी, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मीन्स एवरेजली स्पीड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक है तो ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के वो भागेंगे। मीन्स पहले ऐसे भागने का टेंडेंसी था, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, तो अब ऐसे ऐसे भागने का टेंडेंसी होगा। समझो कि चोर जो है वो खा पी के दौड़ रहा है, एक भूखा हुआ था उस समय दौड़ रहा है मनी लेके, और एक बार खा पी के दौड़ रहा है भाई, एनर्जी मतलब जूस पी के तब दौड़ रहा है। तो वो बात होगी, एक तो ज़्यादा ऑन द एवरेज स्पीड अब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा एट हाई टेम्परेचर। At high temperature, speed of electron increases. मीन्स इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। दूसरा बात, ये जो पोल है ना, जो फिक्स्ड पोल यानी कि जो एटम है, वो एटम का इफेक्टिव साइज बड़ा हो जाएगा। इफेक्टिव, ये ज़रा समझने की बात है। देखो कोई भी एटम जो होता है, ये एटम है, मान लो ये एटम है, तो वो अपने लैटिस पॉइंट पे फिक्स रहेगा और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करता रहता है। कोई इधर कोलिजन मार दिया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लैटिस पॉइंट अपना लोकेशन छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। सॉलिड में एटम्स अपने अपने लोकेशन पे, लैटिस पॉइंट पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। कम टेम्परेचर है, कम एम्पलीट्यूड, कम एनर्जी का वाइब्रेशन। सिंपल पेंडुलम जैसे होता था, कम एनर्जी है, कम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन। 2 जूल का थप्पड़ मार दिया, 2 जूल के हिसाब से वाइब्रेशन करेगा। अगर इसी को तुमने 10 जूल का थप्पड़ लगा दिया, मीन्स ज़्यादा एनर्जी दे दिया, तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। तो उसी तरह से कम टेम्परेचर है तो ये अपना छोटा सा वॉल्यूम लेके ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब इसके टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर, तो यही अब ऐसे ऐसे नहीं वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा भाई, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। और इस तरह से ये इफेक्टिव वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। इफेक्टिव वॉल्यूम ये इतना ऑक्यूपाई करेगा, ये इतना, ये इतना, ये इतना, इतना ऑक्यूपाई करेगा। ये पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाता था बिना कोलिजन का, अब ये इसको इनकाउंटर करने पड़ेंगे कोलिजन। मीन्स इनका साइज़ भी बढ़ गया। मीन्स चोर के लिए जो पोल के साइज़ थे, वो पोल जो है वो बड़े बड़े साइज़ के हो गए।
और इनको जल्दी जल्दी भागना भी है, इनका स्पीड भी बढ़ गया। अब बताओ ऐसे कंडीशन में भागने में मीन्स हायर टेम्परेचर पे इसको एनर्जी भी ज़्यादा मिल चुका है और फटाफट भागना चाह रहा है, और जो पोल्स से फिक्स्ड एटम अपने लोकेशन पे थे उनका इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड वो बढ़ चुका है। तो अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर सोचो तो अब पहले के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी कोलिजन होगा या पहले के रिस्पेक्ट में देर देर पे कोलिजन होगा? तुम्हें मॉब पब्लिक के बीच से निकल के भागने हैं, पब्लिक भी हैं और बैम्बूज भी लगे हुए हैं पंडाल में, तब भागने हैं किसी का मनी लेकर के, और ये बैम्बूज का साइज बड़े बड़े पिलर हो गए, लोग भी मोटे मोटे हो गए। अब तुम भागोगे तो कोलिजन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलिजन होगा या देर देर से कोलिजन होगा पहले के रिस्पेक्ट में? बोलो, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा या देर देर से कोलिजन होगा पहले के रिस्पेक्ट में? बताओ भाई, क्या हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में? पहले के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, बताओ भाई युवराज। पहले के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, क्योंकि भाई इफेक्टिव वॉल्यूम इसके लिए जो अवेलेबल पहले वॉल्यूम था ज़्यादा अवेलेबल था, ज़्यादा स्पेस फ्री मिलता था, भागते थे, कम कोलिजन होता था। अब तो स्पेस भी कंजस्टेड कर दिया और बोल रहे हो कि ज़्यादा जूस पी के भागो भाई, तो क्या होगा? तो इफ़ेक्टिवली इसका फ्री मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और ये जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। और जल्दी जल्दी कोलिजन होना मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाना। जल्दी जल्दी कोलिजन होना मतलब मौका ही नहीं मिल रहा। अब तो 0.1 सेकंड पे 0.1.2 0.1.2 ऐसे करके कोलिजन हो रहे हैं। पहले तो था 0.3 सेकंड भी हो जाता था, 0.9 सेकंड भी हो जाता था। अब तो ज़्यादा ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर दिया, क्योंकि देखो भाई इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। याद होगा पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी होता था 12 m⍵²a², ये होता था इसका टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो वैसे ही एटम भी वाइब्रेट कर रहा है, उसका एनर्जी ये है। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो ज़्यादा एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? ओमेगा उसका चेंज हो नहीं सकता, मास उसका चेंज हो नहीं सकता, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ही चेंज होगा। सिंपल पेंडुलम में कम एनर्जी दोगे कम एम्पलीट्यूड, ज़्यादा एनर्जी दोगे ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, सीधा एम्पलीट्यूड है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी मिला, टेम्परेचर बढ़ा तो ज़्यादा एनर्जी मिला, तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। मीन्स जो आइटम पहले छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते थे, अब ये बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन करेगा। इफेक्टिवली अब ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा मार देगा, कोलिजन हो जाएगा। इसलिए अब मोर फ्रिक्वेंटली कोलिजन होंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। कैसे भाई? तो एट हाई टेम्परेचर लिख देता हूँ, आप भी लिख लो। एट हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर ऐसा लिखें। एट हायर टेम्परेचर speed of motion of electrons increases and atoms at fixed location occupies greater volume, hence electrons get lesser free space and hence collides more frequently। जल्दी जल्दी मोर फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे और उससे जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज।
तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज और हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और उससे रेसिस्टिविटी एंड हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीज। लिख लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई लिख लिए। थोड़ा सा कवरेज की दिक्कत है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। तो कुछ बोला भी कर भाई, बोलते नहीं हो। भुवनेश, युवराज, आदित्य क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तनिष्का, चलो देखो तो अब जरा देखें रेसिस्टेंस का वेरिएशन। ये जब समझ लिए तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलें। इसका मैथमेटिकल वर्जन देखें अब जरा, कैसे हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो लिखो, इफ़ डेल्टा आर इज चेंज इन रेसिस्टेंस। ये मैं फार्मूला ऑब्टेन करने जा रहा हूँ, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफ़ डेल्टा आर इज चेंज इन रेसिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, देन ये मिला है इट इज़ फाउंड। क्या फाउंड भाई? ये मिला है कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ज़्यादा हमारा रेसिस्टेंस में चेंज होगा। और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर ओरिजिनल ही 2 ओम है तो छोटा सा चेंज होगा 0.1 का। ओरिजिनल अगर हमारा 8 ओम है तो बड़ा चेंज होगा, और ओरिजिनल ही 800 है तो उसमें थोड़ी 0.1 का चेंज होगा, उसमें तो और बड़ा चेंज होगा। तो ये दो चीज़ हैं, इन दोनों को क्लब करेंगे। इन दोनों को क्लब किया जाए तो ये देखा गया कि डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इन टू डेल्टा टी। आर नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाए तो एक अल्फ़ा लाते हैं। अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है भाई? तो अल्फ़ा है चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस। इसको लिखेंगे, ये है टेम्परेचर। लिख लो भाई, ये सब फॉर्मूला बनने जा रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी बोला जाता है इसको, और रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, ये अल्फ़ा बोला जाता है। इसलिए चेंज इन रेसिस्टेंस ये है। ये अल्फ़ा क्या हुआ भाई? तो इस अल्फ़ा को ज़रा समझा जाए। देखो, सेम ओरिजिनल रेसिस्टेंस ले लें। ओरिजिनल रेसिस्टेंस मान लो हमने लिया 10 ओम, मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस 10 ओम है, और ये एल्युमिनियम का है मान लो। और एक हमने लिया, इसका भी ओरिजिनल रेसिस्टेंस है 10 ओम, और ये ले लिया हमने कॉपर का मान लो, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्या किया भाई? तो दोनों में टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया, दोनों में सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया। मान लो 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट इसमें भी किया, और 2 डिग्री सेल्सियस का इसमें भी इंक्रीमेंट किया। ये बढ़ कर के हो गया 10.1 ओम, और ये बढ़ कर के हो गया 10.2 ओम। क्यों भाई? तो कुछ तो है जो मटेरियल वाइज अलग अलग है। सेम आर नॉट
सेम डेल्टा टी, स्टिल चेंज इन रेसिस्टेंस इज डिफरेंट, क्योंकि उनका एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस फिलामेंट पे, उस रेसिस्टेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है, वही है अल्फ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस, उस मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग, उस रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ओरिजिनल 1 ओम हो और 1 डिग्री का चेंज करें तो कितना चेंज आएगा, ओरिजिनल 1 ओम हो और 1 डिग्री का चेंज करें तो कितना रेसिस्टेंस में चेंज आएगा, वही उसके लिए अल्फ़ा होगा। किसी का 1 ओम में 1 डिग्री चेंज करने पे ज़्यादा चेंज आता है तो उसका ज़्यादा अल्फ़ा होगा। ज़्यादा अल्फ़ा होना मतलब ज़्यादा चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो ज़्यादा चेंज होगा, मीन्स वो नॉन ओमिक ज़्यादा बनेगा। और किसी में टेम्परेचर चेंज करें, रेसिस्टेंस ही चेंज ना हो तो वो ओमिक बनने लगेगा। तो इसलिए हर का अलग अलग होता है, इसलिए सिर्फ 2 ही फैक्टर नहीं है जिस पे चेंज डिपेंड करता है। चेंज इन रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। ओरिजिनल क्या था, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, और अल्फ़ा वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, रेसिस्टेंस किस चीज़ का बना हुआ, उस पर भी डिपेंड करता है। तीनों को मैपिंग कर दिया, इस तरह से हमें मिल गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू ये समझ गए हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे ये देखो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं। पहले वाला रेसिस्टेंस R0 था, न्यू रेसिस्टेंस मान लो R' हो या RT हो, कुछ भी लिख सकते हैं, R' लिखें या RT लिखें या T2 लिखें, चलो R' लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, तो पहले जो रेसिस्टेंस था वो और प्लस जितना चेंज हुआ है वो, पहले जितना रेसिस्टेंस था R0 और जितना चेंज हुआ है वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे भाई। इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट। इंक्रीज कब होगा, रेसिस्टेंस में इंक्रीमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो, मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज कराओगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्योंकि अभी पढ़ा था तुमने भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वही देख रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर इट विल इंक्रीज, इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। ये है न्यू रेसिस्टेंस। पहले वाला रेसिस्टेंस R0 और चेंज कितना हुआ भाई, तो R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, टेम्परेचर में जो चेंज किए। डेल्टा टी क्या है भाई, तो डेल्टा टी है फाइनल टेम्परेचर जो भी लिए हो T' माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ओरिजिनल वाला जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ ना बोला जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मानते हैं, या R0 0 डिग्री सेल्सियस वाला लेते हैं, इसलिए ये हो गया R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इज़ द वैल्यू ऑफ न्यू रेसिस्टेंस। ये बना फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरह इसको याद रखने हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, NCERT में भी न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड। ठीक है यहाँ तक। अब देखो तुम्हें करना क्या है, R0 इज़ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसको ओरिजिनल रेसिस्टेंस भी हम लोग काउंट करते हैं कि ये ओरिजिनल रेसिस्टेंस है भाई। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज़ करने में एक क्लू पॉइंट और भी है, ज़रा वो ध्यान से समझ लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये R0 नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो क्या दिया रहेगा भाई, तो इसमें दिया रहेगा, देखो ध्यान से, इसमें दिया रहेगा, मान लो हमें दे दिया T1 टेम्परेचर पे, कोई T1 टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया, तो ठीक है भाई T1 पे दे दिया हमने कुछ टेम्परेचर, मान लो 20 ओम है, T1 पे 20 ओम है और ये T1 का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेगा कि भाई T2 निकालो, T2 क्या है भाई, तो 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये T2 निकालना है। अल्फ़ा का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ पर केल्विन, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा, अल्फ़ा का यूनिट चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ओम है कैंसिल हो जाएगा, और ये चेंज इन टेम्परेचर यानी कि केल्विन -1 ये मिला। तो कैसे निकालेंगे इसमें, R0 तो दिया ही नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस वाला तो दिया ही नहीं, ये 27 डिग्री वाला दिया हुआ है,
तो इसी को हम लोग R0 समझ लेंगे, मतलब R at T2 विल बी इक्वल टू R at T1। इसके बदले में रेसिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट T1 अब लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी क्या भाई, तो T2 माइनस T1, टेम्परेचर में जो चेंज किया है वो। ऐसे हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। मीन्स ढूंढना चाहिए न्यूमेरिकल में कि R0 मिल जाए। अगर R0 मिला हुआ है तो ठीक है, नहीं मिला है तो जो लोअर टेम्परेचर वाला दिया हुआ है उसी को हम लोग रेफरेंस मान लेंगे, और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है मीन्स RT1 प्लस डेल्टा R, तो ये है RT1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, RT2 इज़ इक्वल टू कितना, तो RT1 कितना था भाई, तो 20 था, ऐसा लिखेंगे। 1 प्लस अल्फ़ा है 10⁻⁻⁴ इंटू T2 माइनस T1 कितना है भाई, तो 100 है। ध्यान रखना कि T2 माइनस T1 जो निकालते हैं ये हमेशा केल्विन में बात होता है, केल्विन में बात होता है। तो चलो अभी डिफरेंस की बात है, इसलिए डिग्री सेल्सियस में भी 100 तो केल्विन में भी 100। ये होता तुम्हारा 300 केल्विन और ये होता तुम्हारा 400 केल्विन, तो डिफरेंस रहता 100 ही। तो इससे क्या हो गया, 10⁻⁻² हो गया। मीन्स ये क्या हो गया, 20 प्लस 20 इंटू 10⁻⁻² दैट इज़ 20 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 20.2 ओम। ऐसे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मीन्स ये वाला भी तुम्हें फॉर्मूला की तरह याद रखना चाहिए। कभी R0 ना मिले तो जो T1 लोअर टेम्परेचर पे जो दिया है उसी को हम लोग R0 के बदले में यूज़ करेंगे। तो ये वाला भी ध्यान रखने हैं। ये एक क्वेश्चन की तरह तुम लिख लो भाई, लिख लो। ओरिजिनल रेसिस्टेंस हम लोग RT1 वाले को ओरिजिनल रेसिस्टेंस ले लेंगे, RT1 वाले को ओरिजिनल रेसिस्टेंस समझ करके सॉल्व कर लेंगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? तनिष्का, आदित्य, तरुण क्लियर है? चिराग नोट कर लिए? रोशन, तो ये ध्यान रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी में भी है। देखो भाई, तुम लोग का सैटरडे टेस्ट भी है लेकिन चैप्टर 2 का है, तो जो जितना किए हैं करेंगे। चैप्टर 2 में देखो एक क्लास मुझे भी और लेने हैं, कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने हैं, इसलिए जो भी मैं टेस्ट में दूंगा वो जो पढ़ाया हूँ उसी में से दूंगा। इसलिए आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और जितना पढ़ाया है उसी में से देंगे। अननेसेसरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन के मुझे एक क्लास और लेने हैं। इसलिए इस बार मैं ये कोशिश करूँगा टेस्ट में कि वही आए जो हमने पढ़ाए हैं। बोलो क्या कह रहे हो? उसका आपने होमवर्क दिया था ना, तो उसकी क्वेश्चन की डाउट क्लास आप लेने के लिए कह रहे थे। हाँ, लेने के लिए कह रहे थे, तो अभी नहीं ले पाए हैं ना, अभी नहीं ले पाए हैं। इसलिए जब ले लेंगे उसके बाद जब टेस्ट होंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालेंगे। अभी के लिए मैं उतना ज़रूर डालूँगा जितना मैंने क्लास में बोला है, समझाया है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि जितना मैंने कराया है वो आप पक्का रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर मैंने एक सेंटेंस भी बोल दिया उसको आपको हज़म करके रखने हैं, ज़रूरत पड़े तो वीडियो से रिकैप कर लो, लेकिन पक्का रखोगे तभी मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन में थोड़े बहुत तो ट्रिकी क्वेश्चन 2-3 तो रहेंगे ट्रिकी, बिल्कुल करना है भाई, वो कर लो। मैं एक क्लास लूँगा जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और दिखाऊंगा और ट्रिकी क्वेश्चन भी थोड़ा दिखाऊंगा, बोर्ड ओरिएंटेड भी थोड़े से। एक टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं अभी, तो वो अभी कराने हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया है कि वो 2 टाइप के क्वेश्चन ना डालूँ इस टेस्ट में। तो जितना कराया बस उसको आप पक्का रखना। उसका एक क्लास और मैं लूँगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ले लूँगा। तब तक आप उसको पक्का करो, डाउट निकालो। उसके डाउट अभी आएंगे कैपेसिटर वाले में, क्योंकि मैंने 1-2 टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे डाउट बनेंगे। मीन्स मान के चलो कि जितने होमवर्क मैंने दिए हैं कैपेसिटर वाले में, उसमें तुम्हें 60% ही अभी बनेंगे, अभी 90% नहीं बनेंगे। तो जब वो करा दूंगा तब आपके 90% बन जाएंगे।
चलो ये तो नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, ठीक है, इंडिविजुअल बात इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल इस क्लास से रिलेटेड जो बात है, आपकी स्ट्रेटजी हमारी स्ट्रेटजी जो अगर डिफरेंस है स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब इंडिविजुअल बात इंडिविजुअल टाइम में। अभी बैच के लिए बैच का टाइम हम लोग बैच में यूज़ करें। तो चलो भाई, रेसिस्टेंस का वेरिएशन देखा विद टेम्परेचर। अब ज़रा हम लोग समझें, सेल का थोड़ा सा आपको जानने पड़ेंगे, सेल के बारे में थोड़ा सा और पहचानने पड़ेंगे। सेल में दो टर्म होता है, एक इसका होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, क्योंकि इसके बिना तो भाई करंट में काम ही नहीं चलेगा बिना सेल का, हर जगह सेल है। इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और एक होता है इसका ईएमएफ। तो इसके बारे में थोड़ा समझा जाए ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो भाई दो तरह के सेल होते हैं, आइडियल सेल एंड रियल सेल। आइडियल सेल और रियल सेल। आइडियल सेल क्या होता है भाई? आइडियल सेल में सिर्फ ईएमएफ होता है कि 10 वोल्ट है तो चलो भाई 10 वोल्ट है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। रियल सेल में ईएमएफ भी होता है, अगर 10 वोल्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मान लो 1 ओम है। तो रियल सेल को दिखाने का इस तरह से होता है, चाहे ऐसे दिखा देंगे, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर ये दोनों दिखा रहे हैं मतलब रियल सेल है। खाली एक ही दिखा रहे हैं, आर दिखाई नहीं रहे हैं, खाली ऐसे ही दिखा रहे हैं बस, ईएमएफ है भाई 10 वोल्ट, तो दिस इज आइडियल सेल। और अगर आर भी दिखा रहे हैं तो रियल सेल है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं भाई, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर से दिखा दिया और ये इसको पूरा को हम लोगों ने एक बैटरी की तरह दिखा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ दिखाएंगे तो सिर्फ एक ही है भाई, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ओनली ईएमएफ है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ओनली ईएमएफ। ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं और रियल सेल को साथ में आर दिखाते हैं, आर का वैल्यू दिया रहे चाहे ऐसे ही आर लिखा रहे। आइडियल सेल, रियल सेल। अब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा बस आइडिया जानना है आपको। तो ठीक है भाई, थोड़ा आइडिया समझे हम लोग। ये तो आप नोट कर लिए होंगे, ये तो नोट कर लिए। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल है, चाहे कोई भी इसका मैकेनिज्म हो, लैग्रांज सेल हो, डैनियल सेल हो, वोल्टेइक सेल हो, जो भी सेल होना हो। इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनमें भाई, और इसमें आयन का मूवमेंट होता रहता है और ये किसी एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते रहते हैं। इस तरह से चलता है। अब जरा देखो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इस मैकेनिज़्म का स्ट्रेंथ बताता है। कौन सा मैकेनिज़्म? जिस मैकेनिज़्म के इन्फ्लुएंस में आयंस, याद होगा, आयंस इनसाइड द सेल मूव अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। याद होगा, मैंने बताया था नेचुरल फ्लो डायरेक्शन से अपोजिट में मूव करता है। कहाँ? इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब पॉजिटिव जो होगा, जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नेचुरली जाता है, वो क्या करेगा? लो टू हाई चलेगा, लो टू हाई चलेगा इनसाइड द सेल। और जो निगेटिव आयन होगा वो क्या करेगा? तो नेचुरली लो टू हाई जाता है, तो ये क्या करेगा? हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा इनसाइड द सेल। बताया था मैंने मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल, उसमें भी बताया था। हाँ बोलो भाई, बोलो।
सेल के अंदर उल्टा काम होता है। याद होगा एक मिस्टर बीन बताया था फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में कि ये बॉल उठा करके इस वाले पाइप में डालता था, याद होगा, बॉल उठा करके इस पाइप में डालता था। इधर नेचुरल मोशन और इधर अपोजिट टू नेचुरल मोशन। हाँ बोलो क्या डाउट है? डाउट बोल। आप म्यूट हो। क्या है? म्यूट हो? कब से? तो जब आपने स्टार्ट किया था वो सेल के बाद। मतलब ये सेल वेल सब बेकार? मैंने मतलब सेल की बात सर ईएमएफ पे म्यूट हो गई। अच्छा कैसे म्यूट होगा? मैंने तो टच भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूँ फिर से, यहाँ से शुरू करूँ। सेल के पास एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इन जनरल और एक होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आइडियल सेल है तो कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होगा, ज़ीरो होगा। ऐसे दिखा दो बिना रेसिस्टेंस का या ऐसे दिखा दो। रियल सेल होगा तो साथ में आर, स्मॉल आर भी दिखाए जाएंगे। ये स्मॉल आर क्या है और ईएमएफ क्या है वो थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, बस इंट्रोडक्टरी, बहुत ज़्यादा जानना नहीं, समझ में आना चाहिए, बस मीनिंग समझने हैं इसके। और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों साथ साथ दिखाओगे तो ये रियल सेल है, अदरवाइज ये आइडियल सेल है। आइडियल सेल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं होता है, ये स्वर्ग में होता है। मतलब वर्ल्ड में कहीं आइडियल सेल नहीं होता है। जब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल हो तो हम लोग आइडियल सेल मान लेंगे। मतलब नेग्लेक्ट कराना हो तो आइडियल सेल बोल दो, नेग्लेक्ट नहीं कराना हो तो रियल सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस होता क्या है वो ज़रा समझना है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो एक हमने दिखाया यहाँ पे कि एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, आयन है, मान लो यहाँ निगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव आयन भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब कौन किधर जाएगा वो उसकी बात कर रहा था मैं कि ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो भाई देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आउटसाइड में जब करंट चलता है तो ये ऐसे चलता है भाई, करंट का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन अलग है। तो उसका डायरेक्शन क्या भाई? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट होंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं। कैसे डिपॉजिट होते हैं भाई? तो यहाँ पे नेगेटिव आयन आकर के न्यूट्रलाइज होता है, तो नेगेटिव आयन जो है वो इधर जाएगा। नेगेटिव आयन जो अपने साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन लाता है, वो यहाँ आकर के एक्सेस इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देता है और खुद न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड किधर आया भाई? तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। कौन? नेगेटिव। तो नेगेटिव भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाना, इसका अगेंस्ट नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। आयन, कोई भी आयन इनसाइड द सेल मूव अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। वो मैंने बताया था कि एक मिस्टर बीन था भाई, ये मिस्टर बीन क्या करता है तो बॉल को उठा करके ऐसे डालता है, जबकि नेचुरल फ्लो डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड में मोशन होना। पाइप में ये डाउनवर्ड मोशन, इधर नेचुरल मोशन होता था, याद होगा बताया था मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल। नेचुरल मोशन हाई हाइट से लो हाइट, हायर पोटेंशियल टू लोअर से हायर ले जा रहे हैं। ये उल्टा काम करता है, अपोजिट टू नेचुरल मोशन। यही काम सेल का है। आउटसाइड नेचुरल मोशन, अंदर में अपोजिट। तो इनसाइड द सेल मूव, कोई भी आयन मूव्स अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव किधर फ्लो करेगा? लो टू हाई फ्लो करेगा। यही हमारा अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन यही है। तो यहाँ देख रहे हो निगेटिव किधर जा रहा है? हाई टू लो जा रहा है। और पॉजिटिव किधर जाएगा भाई? तो पॉजिटिव इधर जाएगा।
पॉजिटिव आयन इधर जाएंगे, मीन्स लो टू हाई जाएंगे, पॉजिटिव लो टू हाई पोटेंशियल जाएगा। और बाहर में देखोगे तो पॉजिटिव ऐसे जा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अंदर में पॉजिटिव लो टू हाई जा रहा है। इलेक्ट्रॉन देखो तो बाहर में जा रहा है लो टू हाई, मीन्स नेचुरल फ्लो लो टू हाई, लेकिन अंदर में हाई टू लो, नेगेटिव आयन हाई टू लो। तो इस तरह से ये जो कंपेल कर रहा है आयन को अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, कंपेल करना, फोर्स मतलब वो फोर्स नहीं है जो 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का लग रहा है, वो फोर्स नहीं, ये वो फोर्स है मतलब फोर्स करना। वो पार्टी से जा नहीं रहा था, ही वॉज फोर्स्ड आउटसाइड द पार्टी, मतलब फोर्सबली उसको कंपेल कर दिया कि भाई बाहर जा। तो वैसे ही यहाँ का मैकेनिज्म है, इट इज़ कंपेलिंग, इट इज़ फोर्सिंग द आयन टू मूव इन अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। और इसी फोर्स करना, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज को मोशन करने के लिए फोर्स करना। कौन सा मोशन? अपोजिट टू नेचुरल फ्लो मोशन करने के लिए फोर्स करने वाला मैकेनिज्म का मेजर है ईएमएफ। 10 वोल्ट का ईएमएफ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझो अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन मोशन कराने में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 2 वोल्ट ईएमएफ वाला सेल। और कोई 100 वोल्ट का हो तो वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म वाला होगा। बोलो भाई, अब तो ऑडियो क्लियर है ना भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आदित्य, युवराज, तो ये समझ में आया कि ये मैकेनिज़्म का स्ट्रेंथ बताता है। और ये ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, या फिर इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, या बोलते हैं दूसरा ये होता है वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज। बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, मतलब वर्क डन क्या? जब 1 कूलम्ब चार्ज को ही मूव कराओगे तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, याद है ना? कोई भी चार्ज को मूव कराते हैं तो पोटेंशियल में पढ़ा था, वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यही होता है। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाओगे तो ईएमएफ इतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ईएमएफ इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड वर्क डन, एक यूनिट चार्ज को ले जाओ, 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाओ, किधर से किधर भाई? एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ले जाएंगे, जितना वैल्यू ऑफ वर्क डन होगा वही हमारा ईएमएफ होगा। तो इतना बात तो समझ गए आप, इतना बात क्लियर हुआ। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है वो जरा समझा जाए। बोलो भाई आदित्य, यहाँ तक ठीक है? चलो, अब इंटरनल रेसिस्टेंस ये है कि जो ये आयन मूव करते हैं ये फ्री थोड़ी है, अंदर का स्पेस पूरा खाली थोड़ी है जो यहाँ से यहाँ भाग जाओ, यहाँ से यहाँ भाग जाओ, नहीं भाई। इलेक्ट्रोलाइट में और भी तो आयन है, मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं। अब एक आयन इधर जाना चाहिए तो दूसरे कोलिजन भी तो करेंगे, उनके कोलिजन के अगेंस्ट इसको जाना है और इलेक्ट्रोड पे जाके न्यूट्रलाइज होना है। तो ये जो इधर से कोलिजन होते हैं, इनकाउंटर होते हैं, तो उन कोलिजन से भी रेसिस्टेंस इफेक्टिवली चार्ज के मोशन में, आयंस के मोशन में रेसिस्टेंस, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल्स आते हैं इनके रास्ते में बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। और ये इफेक्टिवली जो यहाँ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर आयन और ये इलेक्ट्रोड के बीच में आयन के मूवमेंट में ऑब्स्टेकल, आयन के मूवमेंट में हिंड्रेंस का मेजर है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ऐसा कोई सेल नहीं होता जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाए और रास्ते में कोई कोलिजन ही ना हो, रास्ते में कोई हिंड्रेंस ही ना आए, यानी कि कोई इंटरनल रेसिस्टेंस हो ही नहीं। तो जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस वाला कोई सेल नहीं होता, इसलिए आइडियल सेल नहीं होता प्रैक्टिकली। सारे सेल रियल सेल है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज, अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स।
बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स आयन जो मूव करेंगे उस आयन के मूवमेंट में अपोजिशन थ्रू कोलिजन्स, वो है उसका मेजर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? सर ये आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं। आउटसाइड नेचुरल मोशन, आउटसाइड होगा नेचुरल मोशन, देख रहे हो? अंदर में होगा, सेल के अंदर होगा अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, आउटसाइड में होगा नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। हाँ क्या कह रहे हो? आपने फिगर में दिखा रखा है ना, ये आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट हो रहा है। हाँ, आउटसाइड में नेचुरल मोशन, तो आउटसाइड में नेचुरल मोशन तो होता ही है। आउटसाइड में नेचुरल मोशन और इनसाइड द सेल अपोजिट टू नेचुरल मोशन। तो निगेटिव का नेचुरल मोशन ये क्या है? ये नेचुरल मोशन ही तो है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, वो क्या है? उसका नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। इधर हमारा नेचुरल फ्लो होगा, बाहर में नेचुरल फ्लो और सेल के अंदर अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। यहाँ से देखो, हायर से चला करंट ऐसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव ऐसे, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर, ये है नेचुरल मोशन। बाहर में नेचुरल फ्लो, अंदर में अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। अंदर में देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है भाई? तो ये जा रहा है हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर जाना ये तो अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। एक बार माइंड में सेट कर लो भाई, पहले नेचुरल फ्लो डायरेक्शन जानना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट कंसिडर कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर भागेगा? फील्ड के डायरेक्शन में, यही है इसका नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। निगेटिव रखोगे तो किधर जाएगा? फील्ड के अपोजिट में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, होता है ना ये। तो ये नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। पॉजिटिव का हाई टू लो जाना नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, सेल के अंदर लो टू हाई जाएगा पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज नेचुरल फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेचुरल फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का। अंदर में क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। बोलो भुवनेश। अरे डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं, निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। निगेटिव आयन अपने साथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन लाते हैं और एक्सेस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे छोड़ जाते हैं। यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके खुद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भागता हुआ जब यहाँ आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर के मैकेनिज़्म का डिटेल हर सेल टाइप के सेल के लिए अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कौन किधर जाएगा। बट सब में कॉमन क्या है कि अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन ही इफ़ेक्टिव मोशन होगा आयन का। निगेटिव आयन आप समझते हो ना कि अपने सर पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके आता है। निगेटिव आयन का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उसके पास, न्यूट्रलाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग से ज़्यादा है। वो जब यहाँ आएगा तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रख देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खुद न्यूट्रल बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से भागता हुआ आएगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और पॉजिटिव इधर आएगा, उस आए हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। और क्योंकि इसको पॉजिटिव था, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉन पकड़ा, न्यूट्रलाइज हो गया। दोनों को तो न्यूट्रलाइज ही होने हैं। एक अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखता जाएगा और दूसरा एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लेता जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा और न्यूट्रलाइज होगा, लेगा और न्यूट्रलाइज होगा। तो इसलिए ये निगेटिव इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल वाला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे भागेगा। अब ये यहाँ पे इधर क्यों जाता है? तो वो सेल का ये अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका केमिकल बिहेवियर है भाई। अब इस सेल के अंदर आप मत घुसो, आपको जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो समझो।
ओवरऑल रिजल्ट है बाहर में इलेक्ट्रॉन का मोशन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एज पर द नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। अंदर में अपोजिट टू नेचुरल फ्लो, अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, उसका भाई आयन नेगेटिव आयन मूव करता है, पॉजिटिव आयन मूव करता है। तो अंदर में इलेक्ट्रोलाइट के जो प्रॉपर्टी हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वही मोशन करेंगे, आयंस जो हैं वही मोशन करेंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं मूव करता अंदर में, बाहर में अकेले मूव करता है। भाई आपका टॉपिक जो है ना वो सेल का इंटरनल मैकेनिज़्म का डिटेल नहीं जानना है। अच्छा ये बताओ, ये जो समझा था इधर का मैं मिटा रहा हूँ, ये था मिस्टर बीन। ये समझ में आया था उस दिन कि ये उठा करके बॉल को इस पाइप में डाल रहा है। बोलो भाई, ये तो समझे थे। ये क्या है? अपोजिट टू नेचुरल मोशन। इधर ये क्या है? हायर हाइट है, इधर लोअर हाइट है, लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल है, अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। और इधर क्या है भाई? ये तो नेचुरल फ्लो है कि नहीं? ये है नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। तो सेल यही वाला तो काम करता है। सेल के अंदर ये उल्टा काम होता है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, यहाँ अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। सेम काम यहाँ भी होता है भाई, यहाँ भी होता है। सेल के अंदर का मोशन अलग होगा और सेल के बाहर का मोशन अलग होगा। दिखा रहा हूँ तुम्हें इधर फिर से देखो। सेल है ये, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ पे, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, जैसे ये है वही मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ताकि कंफ्यूज ना हो। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल इसको बोलते हो और इसको हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं, इसको लो पोटेंशियल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर में जो ये सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस लगाया, ये है रेजिस्टेंस, और ये सेल जिसका ये है ऐसे, ये है, इधर से ये करंट भेज रहा है, ये पॉजिटिव वाला भी करंट भेजेगा ऐसे। करंट डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, ये है ऐसे करंट हमारा ऐसे। और इलेक्ट्रॉन का मोशन की बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन चलेगा ऐसे, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है। तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाहर में, सेल के बाहर नेचुरल फ्लो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है बाहर में, लो टू हाई आ रहा है। अंदर में क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव आयन इस पे आएगा और इस आए हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और न्यूट्रलाइज होगा, और निगेटिव आयन जो है वो इधर जाएगा इस पे और अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखेगा, डिपॉजिट करेगा और खुद न्यूट्रलाइज होगा। मीन्स देखो, बाहर में निगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, अंदर में इसका भाई इधर जा रहा है, मीन्स हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा है। तो यही तो है अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। बाहर में नेचुरल फ्लो, अंदर में अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। पॉजिटिव का बात करें, बाहर में नेचुरल फ्लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अंदर में देखो भाई लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इधर जा रहा है ये। तो अंदर में है अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। बाहर में नेचुरल मोशन, बाहर में नेचुरल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंदर में अपोजिट आयन का अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। कैसे हो रहा है वो केमिकल बिहेवियर है, वो केमिस्ट्री में अगर होगा डिटेल तो आप जानोगे, नहीं है डिटेल तो छोड़ देंगे। आपको बस इतना ही समझने हैं, ठीक है। अंदर में क्यों गया वो तो भाई जिंक, मान लो जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक पे जिंक अगर प्लस प्लस है या जिंक माइनस में जो भी होता है, जिंक प्लस प्लस होता है, तो वो भाई किधर जाएगा? तो जहाँ उसको जाने से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो न्यूट्रलाइज कर ले।
तो भाई वो केमिस्ट्री वाले ज़्यादा बताएंगे तुम्हें डिटेल इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपको फिजिक्स में जानना नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में बस इतने ही जानने हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है भाई। तो क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये आयन के मोशन में जो हिंड्रेंस आ रहा है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस वैल्यू मेजर है। और दूसरा ईएमएफ है। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो फोर्स करता है कि चार्ज आयन अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन ये फॉलो कर ले इनसाइड द सेल। यहाँ पे भी तो मिस्टर बीन उठा के वर्क कर करके अपोजिट टू नेचुरल फ्लो मोशन कराते थे। ये मैकेनिज़्म है मिस्टर बीन का। अब ये कैसे कर रहे हैं, ये तो इसका बॉडी जाने कैसे कर रहे हैं भाई। वैसे ही सेल के अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिज़्म क्या है, वो अलग चीज़ है। मैकेनिज़्म क्यों वो जा रहा है, कोई क्यों जा रहा है, वो अपना केमिकल बिहेवियर ऑक्टेट जैसे पूरा करने के लिए जाते हैं, वैसे ही सब न्यूट्रलाइज होने के चक्कर में जाते हैं। बट हो रहा है क्या इफेक्टिवली ये हो रहा है कि अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन मोशन अंदर में, इलेक्ट्रॉन के अंदर में, इलेक्ट्रोड के दोनों के बीच में ये होता है। इनसाइड द सेल ये हाल है, अपोजिट टू नेचुरल मोशन, आउटसाइड द सेल नेचुरल फ्लो। देख लो भाई, क्या क्लियर हुआ? अरे भाई, लूप में कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा? सब नेचुरल मोशन ही करने लग गया तो अगेंस्ट नेचुरल मोशन कब चलेगा? ये जो हमारा ये वाला था मिस्टर बीन वाला हिसाब, ये इसमें कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा भाई? ये भी नेचुरल मोशन हो, इधर भी नेचुरल मोशन हो, तो कंटिन्यूअस फ्लो होगा कहाँ? इधर का बॉल इधर गिर जाएगा, इधर का बॉल इधर गिर जाएगा। कैसे होगा लूप में फ्लो? तभी होगा जब कहीं नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है, कहीं पे नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है भाई, तो कहीं पे अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, तभी तो चलेगा। यहाँ पे उठा के ये रख दे रहा है, लोअर हाइट से हायर हाइट, हायर टू अपने लोअर पे आ रहा है। इधर नेचुरल मोशन हो रहा है भाई, इधर अपोजिट टू नेचुरल मोशन हो रहा है। अब ये भी नेचुरल ही करने लग जाएगा तो कहाँ से कंटिन्यूटी मेंटेन होगा? तो ये ऐसे चल रहा है। इसी के बदले में समझो ये सेल है, बाहर में नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, ऐसे करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज का ऐसे फ्लो, और अंदर में पॉजिटिव चार्ज का ऐसे फ्लो। नेगेटिव चार्ज का तो नेगेटिव चार्ज तो भाई इधर से ऐसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो बाहर में, तो अंदर में नेगेटिव चार्ज का ऐसे फ्लो। यही है, नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है लो टू हाई, तो अंदर में जाएगा हाई टू लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, क्लियर हुआ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इस पे और हम लोग डिस्कस करें। हम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। कुछ बात नहीं है भाई, बाहर में ही नेचुरल मोशन होता है, अंदर में नेचुरल मोशन नहीं होता। अंदर में नेचुरल मोशन नहीं होगा, अपोजिट टू नेचुरल मोशन होगा, सच दैट कि ये काम कंटिन्यूसली होता रहे, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता रहे। इसीलिए तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, चार्ज को मोशन कराने के लिए फोर्स कर रहा है। अरे भाई, जो अपने आप ही हो जाए नेचुरल मोशन, उसको फोर्स करने की थोड़ी ज़रूरत होती है। फोर्स तब करना होता है जब वो खुद से नहीं जा रहा हो। बाहर में खुद से जाता है भाई नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। अब नेचुरल फ्लो को पकड़ के रखा है तो उसी को तो फोर्स करने हैं, कंपेल करने हैं कि भाई तू अपोजिट टू नेचुरल फ्लो जा। अब वाटर पंप होता है, छत पर से पानी अपने आप रोड पे गिर जाएगा, लेकिन रोड पर से छत पे डालने हो तो पंप लगाने पड़ते हैं ना। पंप क्या करता है? वाटर पंप फोर्स करता है, किसको? धक्का मार मार के वाटर को कि जाओ भाई ऊपर जाओ। नेचुरल फ्लो तो नीचे जाने का है, उसके लिए फोर्स करने की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने आप जाएगा। फोर्स करते हैं अगेंस्ट द नेचुरल मोशन, तब जाके पंप, वाटर पंप इसको धक्का मार के टैंक पे पहुंचाता है, और पाइप कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली आते रहता है। जब टैप खोलोगे मिलेगा। तो नेचुरल फ्लो के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्स तो तब करने होते हैं जब नेचुरल से अगेंस्ट काम कराना हो। तो वही नेचुरल के अगेंस्ट काम करा रहे हैं, तो यू विल हैव टू फोर्स द मोशन, चार्ज के मोशन को फोर्स करना। समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए अगेंस्ट द नेचुरल मोशन फोर्स करना, कंपेल करना, उसका मेजर है ईएमएफ। 2 वोल्ट हो चाहे 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, 100 वोल्ट है और ज़्यादा स्ट्रांगली ये भेजेगा और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। मीन्स यूनिट चार्ज को ज़्यादा वर्क डन करेगा बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू होता है वर्क डन 1 कूलम्ब को, ईएमएफ इतना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन ये हुआ। तो ईएमएफ वैल्यू इज वर्क डन, समझ सकते हैं, इन शिफ्टिंग यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, पहले पोटेंशियल का जो पढ़ा है वो सब तो भाई माइंड में होना चाहिए। वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जहाँ से लाए थे वहाँ का पोटेंशियल और जहाँ ले गए हो वहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू डेल्टा भी, ये तो होता था भाई वर्क का फॉर्मूला। तो EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड और वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम्ब चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, मूव कराने में जो वर्क करना पड़ जाए। और ये बता क्या रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मैकेनिज्म विच इज कंपेलिंग द आयंस टू मूव बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। और ये कंपेल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन में मोशन कराने का इसका नेचर है। तभी तो ये सेल बना हुआ है, सेल ना हो तो करंट ही ना चले, सेल ना लगा रहे तो करंट ही नहीं चलेगा। ये काम करना बंद कर दे तो थोड़ी करंट होगा, जीरो हो जाएगा करंट, कहीं पे भी देखोगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो अभी 2 बॉल पर सेकंड पास हो रहे हैं, मतलब करंट है। अब जब ये काम करना बंद कर दे तो कोई करंट नहीं होगा भाई, कोई बॉल नहीं पास करेगा पर मिनट। तो ये काम है सेल का। अब समझ में आया कुछ? अब तो आ गया होगा, बोलो भाई। आदित्य, तान्या क्लियर हुआ? तरुण? यस सर। चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, टॉपिक लगाओ एक, इसको हटा करके एक टॉपिक देंगे आप, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टाइम कितना बच गया है ये देख लो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल। कितना टाइम बचा हुआ है ये ज़रा देखना। क्योंकि इसमें लगता है आधे घंटे टाइम। चलो अभी आधा घंटा टाइम तो है। तो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल हम लोग देखते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। सेल मतलब समझेंगे रियल सेल। आइडियल सेल तो स्पेशल बात है। रियल सेल 2 मोड में होता है, चाहे तो ये नॉन कंडक्टिंग मोड में हो या तो फिर ये कंडक्टिंग मोड हो। कंडक्टिंग मोड का मतलब है इसके थ्रू करंट है, कंडक्ट कर रहा है, करंट है। नॉन कंडक्टिंग मोड मतलब इसके थ्रू करंट ज़ीरो है, करंट ही नहीं है। नॉन कंडक्टिंग मोड मीन्स नो करंट। तो चलो भाई अब जरा देखा जाए इसमें कि नॉन कंडक्टिंग मोड में और कंडक्टिंग मोड में क्या क्या बात हमें चाहिए। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में जो रिलेशन होता है वो होता है EMF प्लस माइनस IR। ये है वो रिलेशन जिसको हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं। रिलेशन तो ये है।
बाकी ऑब्टेन करने की बात है भी करेंगे। देखो नॉन कंडक्टिंग मोड का मतलब है कि सेल के थ्रू करंट ही नहीं है, मतलब ये सेल है बट ये पॉकेट में रखे हुए हैं, हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट ही नहीं किया, कोई बल्ब लगाया ही नहीं, तो कैसे ऐसे ही थोड़ी ना, एक सेल के हाथ में पकड़े हुए हैं, कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हो जाए, या तो सेल है लेकिन इसके अपोजिट में, मान लो ये 10 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, अब इसके अगेंस्ट एक और हम लोग 10 वोल्ट लगा दें ऐसे, तो इस कंडीशन में ये 10 वोल्ट से करंट को ऐसे सेंड करना चाहेगा, ये 10 वोल्ट से ऐसे करंट को सेंड करना चाहेगा, और दोनों का स्ट्रेंथ सेम ही है, 10 वोल्ट, दोनों में लड़ाई होगा, जीतेगा कोई नहीं, क्योंकि एक 10 वोल्ट होता, दूसरा अगर मान लो 5 वोल्ट होता तो चलो एक की जीत हो जाती, लेकिन जब दोनों सेम ईएमएफ वैल्यू के हैं तो उस कंडीशन में करंट विल बी जीरो, तो ये करंट जीरो हो जाएगा। और जब करंट जीरो हो गया तो भी यह है नॉन कंडक्टिंग मोड में, मीन्स जब हमने ओपन सर्किट रखा, ओपन सर्किट, अच्छा सर्किट का स्पेलिंग अभी के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, बाद में ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में। तो नॉन कंडक्टिंग मोड में ये है, तो इस कंडीशन में करंट ही नहीं है भाई। अब इसका ये ध्यान देना, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो है, ये वाला वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला क्या है भाई, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला है अपना बीच में कुछ। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है कि एंड समझे, टर्मिनल को एंड समझा जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द सेल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज Vp माइनस Vn, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। तो ये Vp माइनस Vn, तो देखो भाई ये सेल ऐसे लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल वैल्यू है 10 वोल्ट, करंट इसमें है नहीं। अगर करंट होता तो किसी रेसिस्टेंस में जब करंट होता है ना ऐसे, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है IR, सबको पता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR। देखा तो था ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने देखा था, ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, कोई भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR वैलिड है। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। इसलिए यहाँ का पोटेंशियल मान लो ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, तो हम लोग Vm माइनस Vn, हायर पोटेंशियल Vm माइनस Vn अगर लिखेंगे तो वो होगा IR। Vm माइनस Vn ये हायर पोटेंशियल है भाई, और ये लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है भाई। करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो डायरेक्शन, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो Vm हाई पोटेंशियल है, Vn लो पोटेंशियल, तो Vm माइनस Vn विल बी पॉजिटिव, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, IR। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे Vp माइनस Vn, तो वो क्या होगा, तो Vp माइनस Vn इज इक्वल टू Vp माइनस Vm, यहाँ माइनस यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का माइनस यहाँ का पोटेंशियल प्लस Vm माइनस Vn का पोटेंशियल, ऐसा लिख सकते हैं। Vp माइनस Vm है ये EMF, और Vm माइनस Vn है ज़ीरो, क्योंकि करंट ही नहीं है, IR ही नहीं है, I ही ज़ीरो है, तो इसलिए टर्मिनल वोल्टेज इज EMF ऑफ द सेल इन नॉन कंडक्टिंग मोड। नॉन कंडक्टिंग मोड में टर्मिनल वोल्टेज और सेल में यही रिलेशन है, क्या भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और लोग याद भी रखते हैं, EMF ऑफ ए सेल इज इट्स, ये भी एक EMF को बोलने का, डिफाइन करने का एक तरीका है। EMF ऑफ ए सेल इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आप भी लिख लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
is its terminal potential difference when the cell is in non-conducting mode. नॉन कंडक्टिंग का मोड का मतलब है कि सेल के थ्रू करंट हमारा ज़ीरो हो। ये कब कब हो सकता है भाई? तो जब ये ओपन सर्किट में हो, जब ये कहाँ हो भाई? तो चाहे तो ओपन सर्किट में हो या तो फिर हमारा इस कंडीशन में, ये क्लोज सर्किट तो है बट हमारा नेट ईएमएफ ही ज़ीरो है, नेट ईएमएफ इज़ ज़ीरो, क्योंकि दो सेल लग गए भाई, दो सेल लग गए और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, नेट हमारा इफेक्टिव ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे ये क्लोज सर्किट तो है, क्लोज सर्किट, बट ईएमएफ नेट इज जीरो और इसलिए करंट भी है जीरो। नॉन कंडक्टिंग मोड में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों होंगे सेम। इधर में हम लोग देखेंगे तो आएगा टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर, एक बार आएगा ईएमएफ माइनस आईआर, लेकिन नॉन कंडक्टिंग मोड में ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया आदित्य? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? एक बार वापस कर दो। क्या वापस कर दें? वापस फिर से बताऊं? अच्छा ठीक है, वापस फिर से बताया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग कंडक्टिंग मोड को समझ लेते हैं, वो समझ में भी आ जाएगा। पहले ये भी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं वापस रिकैप कर दूंगा। ठीक है, पहले अब इसको समझने की कोशिश करो, कंडक्टिंग मोड में क्या होगा। ठीक है भाई, कंडक्टिंग मोड में ज़रा हम लोग समझने की पहले कोशिश कर लें, फिर मैं वापस इसको बताऊँगा। चलो कंडक्टिंग मोड में आते हैं। तो कंडक्टिंग मोड में दो बात हो सकता है भाई, कंडक्टिंग मोड में दो बात हो सकता है। क्या? तो चाहे तो सेल डिस्चार्जिंग मोड में हो, या तो सेल चार्जिंग मोड में हो। जैसे आप मोबाइल का बैटरी यूज करते हो, तो जब मोबाइल पे बात कर रहे हो, मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो डिस्चार्जिंग मोड में बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, और उसको फिर प्लग इन कर दिया तो चार्जिंग मोड में आ गया, फिर उसकी चार्जिंग हो रही है। तो दो तरह से सेल हो सकते हैं, डिस्चार्जिंग मोड एंड चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग का मतलब है सेल इज़ बीइंग यूज्ड, सेल का यूज़ किया जा रहा है भाई, और इस कंडीशन में सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना, यहाँ से ये करंट सप्लाई हो रहा होगा, यहाँ से ये करंट निकल रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव से एंटर कर रहा होगा। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब ये है, सेल इज़ डिस्चार्ज मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट, और चार्जिंग मोड का मतलब है सेल इज़ बीइंग चार्ज्ड, सेल का चार्जिंग हो रहा है। मतलब जो चार्जिंग कर रहा होगा उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चार्जिंग कर रहा होगा उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेल में केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी का इसके केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, और सेल बीइंग डिस्चार्ज का मतलब है कि इसका जो केमिकल एनर्जी है सेल का इज़ being converted into electrical energy। दोनों रिलेटेड है, इसलिए मैं उस पर भी पॉज लगाया कि दोनों रिलेटेड, ये समझ जाओगे वो भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो, इसका मतलब केमिकल एनर्जी जो है उसका कंजम्पशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे रहा है। समझे, एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे तो ये बल्ब को एनर्जी देता रहेगा, इसका एनर्जी कंज्यूम होता रहेगा। और इसमें क्या होगा, तो ये एक सेल है, और इसको हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। चार्जिंग करने का मतलब है ये ईएमएफ अगर है
सेल जिसका कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो है ईएमएफ जो लगाए चार्जिंग कर रहा है ये, वो इस वाले ईएमएफ से स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये क्या करेगा, करंट ऐसे सेंड करेगा। ये 10 वोल्ट का है तो समझो ये 30 वोल्ट का है, तो ये करंट ऐसे एंटर करेगा। जब डिस्चार्ज होता है तो करंट ऐसे निकलता है, जब इसकी चार्जिंग होगी तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ये एंटर करेगा और निकलेगा इधर नेगेटिव से, ऐसे चलेगा। तो ये है तुम्हारा चार्जिंग मोड, ये वाला है डिस्चार्जिंग मोड। दोनों मोड में हम लोगों को देखने पड़ेंगे, दोनों मोड में पढ़ने हैं भाई, दोनों मोड में पढ़ने हैं। अब जरा देखा जाए कि इनमें क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो भाई, अब ध्यान से समझना, ये समझ जाओगे तो वो वाला फिर से मैं रिकैप कर दूंगा, उसको भी समझ जाओगे। पानी पीना है तो पानी पी ले भाई, पानी जिसको पीना है 1 मिनट का समझो ब्रेक कर दिया, मैं भी पानी पी लेता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। चलो देखो भाई, अब जरा समझा जाए। डिस्चार्जिंग मोड, सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसको जरा समझा जाए। डिस्चार्जिंग मोड में है तो इसका मैं डायग्राम फिर से इधर बना ले रहा हूँ। इसका डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ। देखो, डिस्चार्जिंग हो रहा है तो ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, हमने ये दिखाया, और इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ से ये करंट सप्लाई करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ये बल्ब में जाएगा, ऐसे चलेगा करंट। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। अब देखेंगे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। ये है पॉजिटिव टर्मिनल P, ये है नेगेटिव टर्मिनल मान लो N, और ये बीच में है भाई पॉइंट मान लो M। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, तो ये तो होता है Vp माइनस Vn, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। निकालेंगे कैसे, तो भाई यहाँ का पहले पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हो जाएगा टोटल। तो यहाँ लिखेंगे Vp माइनस Vm प्लस Vm माइनस Vn, ऐसा लिखेंगे। और अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू निकाल लें। तो Vp माइनस Vm, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये सेल लगा हुआ है भाई, ये हायर है पोटेंशियल, इधर लोअर है पोटेंशियल। कितना वैल्यू है, तो भाई जितना ईएमएफ है उतना ही है। अगर ईएमएफ 2 वोल्ट का है तो 2 वोल्ट है डाउन। Vp माइनस Vn, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर लिख रहे हो इसलिए पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमने लिख लिया। प्लस अब ये वाला देखना है Vm माइनस Vn। अब देखना ध्यान से भाई, Vm माइनस Vn लिखना है। I करंट है, R रेसिस्टेंस है, तो IR होता है पोटेंशियल डिफरेंस। I करंट है, R रेसिस्टेंस है, तो IR होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन Vn हायर पोटेंशियल पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Vn माइनस Vm लिखना हो, हायर माइनस लोअर लिखना हो तो IR है, लेकिन लोअर Vm माइनस Vn करना हो, लोअर माइनस हायर करना हो तो माइनस IR लिखूँगा। तुम्हें क्या करना है, Vm माइनस Vn, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। तो भाई ये करंट तो ऐसे चला है, करंट अगर ऐसे मतलब इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, इधर हायर है इधर लोअर है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल से यहाँ का पोटेंशियल कम है। कितना कम है, IR कम है, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल माइनस IR लिखने पड़ेंगे, यहाँ माइनस IR लिखने पड़ेंगे भाई। तो ये माइनस IR लिखोगे तो टर्मिनल वोल्टेज फाइनली आ गया डिस्चार्जिंग मोड में, EMF माइनस IR, EMF माइनस IR ये आ गया। और चार्जिंग मोड में आता है EMF प्लस IR। तो चलो भाई, अभी तो EMF माइनस IR ये आ गया। ठीक है भाई यहाँ तक। अब जरा इसमें चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कोई एक रेसिस्टेंस
मान लो ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, करंट ऐसे चल रहा हो तो इसका मतलब ये हाई हो गया और ये लो हो गया। करंट ऐसे चल रहा है तो मैं लिखूँगा VM माइनस VN, तो लिखूँगा IR, ऐसा लिखूँगा क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिख रहे हैं इसलिए IR पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे हमें VN माइनस VM लिखना हो, यहाँ के केस में VN माइनस VM लिखना हो तो VN तो लो पोटेंशियल है, क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है तो ये लो पोटेंशियल है, लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस IR लिखेंगे। बोलो भाई ये क्लियर है? ये तो क्लियर है? युवराज क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई आवाज़ नहीं आ रही किसी की। आदित्य क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा पेशेंस, बस 5-10 मिनट और क्लियर हो जाएगा। लास्ट का 1 मिनट का रिपीट कर दो, मेरी वो चली गई आवाज़। कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ बताया कि कोई एक रेसिस्टेंस के लिए कभी भी, मान लो ये इंटरनल रेसिस्टेंस, कोई भी रेसिस्टेंस है, तो करंट जब भी चलता है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है करंट भाई। तो इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। करंट ऐसे चल रहा है तो इधर हायर इधर लोअर, करंट ऐसे चलेगा तो इधर हायर उधर लोअर। तो भाई करंट हमारा हाई टू लो पोटेंशियल चलता है। अब ऐसे कंडीशन में तुम VM माइनस, ऐसे करंट चल रहा है M से N की तरफ चल रहा है, VM माइनस VN निकालोगे, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में तुम हाई पोटेंशियल माइनस लो कर रहे हो तो कितना आएगा वैल्यू? तो IR आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो IR होता है। लेकिन हायर माइनस लोअर कर रहे हो तो पॉजिटिव IR लिखोगे, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कंडीशन में तुम्हें VN माइनस VM लिखना पड़ जाए, VN माइनस VM मीन्स लो पोटेंशियल माइनस हाई करना पड़ जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो IR है, लेकिन तुम लोअर माइनस हायर कर रहे हो, लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल कर रहे हो, VN माइनस VM कर रहे हो, तो लो माइनस हाई करोगे तो माइनस IR लिखने पड़ेंगे। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल कर रहे हो तो 2 वोल्ट लिख रहे हो, अब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का करेंगे तो -2 वोल्ट लिखना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन के ये यहाँ यूज़ होना है। अभी देखो इस वाले कंडीशन में क्या हुआ था, सेल जब डिस्चार्जिंग मोड में था ये दे रहा था एनर्जी, ऐसे चल रहा था भाई डिस्चार्जिंग मोड में। अब हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना था VP माइनस VN, तो VP माइनस VN कैसे निकालें भाई? तो पहले VP माइनस VM कर लेते हैं प्लस VM माइनस VN कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? VM कैंसिल हो जाएगा भाई और VP माइनस VN मिल जाएगा हमें। तो ब्रेक कर लिया, VP माइनस VM पहले निकाले, तो VP माइनस VM निकाला तो VP माइनस VM तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो वो तो EMF है भाई। और जब VM माइनस VN लिखा, VM माइनस VN, तो VM देख रहे हो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है लेफ्टवर्ड, तो इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। और हमें लिखना है VM माइनस VN, VM माइनस VN लिखना है, मतलब लो माइनस हाई लिखना है, तो माइनस IR लिखने पड़ेंगे, तो माइनस IR लिखा। अब यही यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये P पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये बीच में M पॉइंट लिखें। अब ये क्या है भाई? तो ये यहाँ पे चार्जिंग हो रही है इसकी, ये अब चार्जिंग हो रहा है, इसमें करंट ऐसे एंटर कर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू का सेल है जो इसकी चार्जिंग करने में लगा है। 220 वोल्ट मोबाइल का सेल लगा दिया तो ये ज़्यादा वैल्यू का है, वो इसको चार्जिंग कर रहा है। चार्जिंग करने को कैसे पहचानेंगे? जब करंट इसमें एंटर करे तो इसकी चार्जिंग हो रही है, इससे करंट निकल रहा है तो इसका मतलब इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल का चार्जिंग हो रहा है, ये है हमारा चार्जिंग कंडीशन में, इसी के लिए लिखना चाह रहे हैं। यही है हमारा सेल बीइंग चार्ज्ड, सेल का चार्जिंग हो रहा है भाई। तो अब इस कंडीशन में मैं लिखना चाहता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल का माइनस नेगेटिव का। कैसे लिखेंगे भाई? तो इसको 2 स्टेप में ब्रेक करेंगे भाई। VP माइनस VM पहले निकाल लेते हैं, फिर VM माइनस VN करेंगे भाई, अपने यहाँ VM कैंसिल हो जाएगा और जो नेट मिलना है हमें मिल जाएगा। चलो भाई, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू VP माइनस VM, तो VP माइनस VM करेंगे तो वो तो EMF है,
वो तो ईएमएफ है, हायर पोटेंशियल, और इधर लोअर पोटेंशियल, हायर माइनस लोअर ही लिख रहे हैं तो ईएमएफ आ गया। अब यहाँ Vm माइनस Vn करेंगे, करंट ऐसे चल रहा है भाई, तो ये हायर हाइट है, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, और Vm माइनस Vn ही लिखना है, तो प्लस IR लिखें या माइनस IR लिखें। यहाँ करंट राइट वर्ड में है, मीन्स इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, और हमें लिखना है Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn, तो प्लस IR लिखें कि माइनस IR लिखें? प्लस IR होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो प्लस IR लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF प्लस IR। मीन्स इन जनरल क्या हुआ रिलेशन, जरा इसको देखें हम लोग। तो इन जनरल रिलेशन ये हुआ, देखो कि सेल हमारा दो मोड में हो सकता है, सेल हमारा दो मोड में हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग मोड में तो करंट ही नहीं होता है भाई, करंट नहीं है तो EMF ही टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ IR है ही नहीं, I ही नहीं है, तो टर्मिनल वोल्टेज ही EMF रहता है इस कंडीशन में। लेकिन कंडक्टिंग मोड में जब हो, करंट हो, तो दो तरह का बात हो सकता है, डिस्चार्जिंग मोड में हो या चार्जिंग मोड में हो। अगर डिस्चार्जिंग मोड में है तो करंट ऐसे चल रहा है भाई, तो करंट यहाँ दे रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, बीइंग डिस्चार्ज, कंजम्पशन हो रहा है इसका। तो इस कंडीशन में हमने निकाला Vp माइनस Vn टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल आया EMF, और यहाँ Vm माइनस Vn करेंगे तो माइनस IR लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि Vm है लो पोटेंशियल, ये है हाई पोटेंशियल, करंट ऐसे चल रहा है तो इधर हाई है उधर लो है, हमने Vm माइनस Vn करने हैं, Vm माइनस Vn करने, माइनस IR लिखा। इस वाले कंडीशन में क्या हुआ भाई, तो इस वाले कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, तो Vp माइनस Vm लिखा, Vp माइनस Vm प्लस Vn माइनस Vn लिखा, तो ये वाला आया EMF, और ये Vm माइनस Vn। अब करंट देख रहे हो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये करंट तो ऐसे चल रहा है, तो इसी डायरेक्शन में है, इस सेल में इसी डायरेक्शन में करंट है, तो Vm हायर पोटेंशियल, Vn लोअर पोटेंशियल, और यही हायर Vm माइनस Vn करना है, तो हो गया IR पॉजिटिव, तो IR पॉजिटिव, तो EMF प्लस IR कब, जब ये चार्जिंग मोड में है, और EMF माइनस IR है टर्मिनल वोल्टेज कब, जब ये डिस्चार्जिंग मोड में है, और जब ये नॉन कंडक्टिंग मोड में है तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज EMF ही है, ओनली EMF है। अब यहाँ पे देखो भाई, जो कह रहे थे रिपीट करने के लिए, तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज लिख रहे हैं Vp माइनस Vn, तो Vp माइनस Vn निकालना चाहते हैं, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज Vp माइनस Vn, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो IR होता है, I है ही नहीं, तो ज़ीरो हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज ही EMF हो गया, टर्मिनल वोल्टेज EMF का वैल्यू आ गया। तो हम लोग फाइनली लिख दिए, ये भी एक हम लोग इस तरह से भी EMF को लिखते हैं कि EMF ऑफ ए सेल इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन नॉन कंडक्टिंग मोड। जब सेल हमारा नॉन कंडक्टिंग मोड में हो, और नॉन कंडक्टिंग मोड में कब होता है, जब सेल का कनेक्शन ही मत करो, ओपन सर्किट ओपन है, या कनेक्शन करो तो इक्वल सेल लगा दिया, मीन्स इफेक्टिव नेट जीरो हो जाए, तो भी हमारा करंट जीरो हो जाएगा। तो ये है नॉन कंडक्टिंग मोड। इधर हुआ कंडक्टिंग मोड के दो पार्ट हुए, डिस्चार्जिंग में कंडक्ट कर रहा हो या चार्जिंग होते हुए में कंडक्शन हो रहा हो करंट का। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नॉन कंडक्टिंग मोड, कंडक्टिंग में डिस्चार्जिंग मोड एंड चार्जिंग मोड। बोलो, कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, 2 मिनट बचे हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो, तो आज का क्लास फिनिश हो जाएगा फिर। अर्नव, कोई डाउट है तुम्हें? सर आ रहा है समझ रहा, हाँ, और आ रहा है समझ।
आ रहा है समझ में? तो एक बार और रिवीजन करने की भी ज़रूरत है। जो वीडियो जब रात में या सुबह तक पहुंच जाए तो आपको एक बार समझने की, फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, या खुद से जो नोट बनाए हो उसको रिवाइज़ कर सकते हो, क्लास नोट को रिवाइज़ करना होगा या वीडियो रिवाइज़ करना होगा, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो अगर तो। किया कुछ नहीं है हम लोगों ने अब तक जो देखा। आज का क्लास शुरू हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये था, सब लोग जानते हैं। करंट देखा हम लोगों ने भाई, और करंट NEAVD होता था, ये लास्ट क्लास में चला था। और आज हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि ओमिक नॉन ओमिक रेसिस्टेंस जो था वो तो हम लोगों ने समझा था, लेकिन आज का था टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रेसिस्टिविटी इंक्रीज एंड हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीज। तो कैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम वो बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा वेलोसिटी मिल गया, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा ये वायलेंट होकर के मोशन करना शुरू किया और जल्दी जल्दी कोलिजन को इनकाउंटर किया, मीन्स फ्रिक्वेंटली कोलिजन करने लग गया, जल्दी जल्दी कोलिजन करने लग गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। ये देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा भाई कि रेसिस्टेंस का वेरिएशन इस तरह से होता है, रेसिस्टेंस का वेरिएशन इस तरह से है जिसमें कि हम लोग अगर टेम्परेचर में चेंज करते हैं डेल्टा टी तो डेल्टा आर का चेंज आता है, वो हमारा इस तरह से प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। और इसका मेन वैल्यू जो आया चेंज इन रेसिस्टेंस का अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। मैंने बताया भाई कि ये है फॉर्मूला, मेन रेसिस्टेंस ओरिजिनल प्लस चेंज। मेन अगर रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो जो लोअर टेम्परेचर वाला है उसी को हम लोग RT1 समझ लेते हैं, 1 + अल्फ़ा T2 - T1 समझेंगे। अल्फ़ा कई बार दे दिया जाता है क्वेश्चन में और आपको निकालने हैं दो टेम्परेचर में, एक टेम्परेचर पे दिया है टेम्परेचर, दूसरे पे रेसिस्टेंस निकालने होंगे। एक टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस देगा, दूसरे टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस निकालने होंगे, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। कई बार दोनों रेसिस्टेंस दे दिया जाएगा, अल्फ़ा पूछा जाएगा, तो भाई फॉर्मूला ये है, निकालेंगे। फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो हम लोगों ने देखा मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल। सेल के अंदर अपोजिट टू नेचुरल मोशन, बाहर में है नेचुरल मोशन। और सेल का एक EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स करता है, कंपेल करता है कि नेचुरल मोशन के अपोजिट जाए, नेचुरल मोशन से अपोजिट जाए। नेचुरल मोशन अगर इलेक्ट्रॉन का लो टू हाई है तो अंदर में हाई टू लो जाए, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कंपेल करेगा उसका मेजर है EMF। और इसके बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड जो आयन मूव करेंगे उसमें जो हिंड्रेंस कोलिजन्स के थ्रू अपोजिशन ऑफर हो रहा है उसका मेजर है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हर सेल में कुछ न कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस जरूर होगा। आइडियल सेल आइडियल बात है, आइडियल सेल आइडियल बात है। कैसे हो जा रहा है भाई अपने आप? चलो कोई बात नहीं। ये हम लोगों ने देखा कि आइडियल सेल मतलब नो इंटरनल रेसिस्टेंस, रियल सेल मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो होता ही है रियलिटी में। जब भी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड आयन मूव करेंगे तो भाई कोलिजन्स तो होंगे, कोलिजन होंगे, कम रेसिस्टेंस हो, ज़्यादा रेसिस्टेंस हो, लेकिन रेसिस्टेंस होगा ही, इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस होने हैं। उसी का मैपिंग हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। तो दो तरह के सेल बने। और हम लोगों ने क्या देखा भाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मोड में रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल। वो रिलेशन क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज EMF प्लस माइनस IR हो सकता है। प्लस कब होगा? डिस्चार्जिंग मोड में। ये माइनस होगा डिस्चार्जिंग मोड में। प्लस कब होगा? चार्जिंग मोड में। प्लस होगा चार्जिंग मोड में, जब इसका चार्जिंग होता है तो प्लस होता है, और डिस्चार्जिंग मोड में माइनस होता है। और जब नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, टर्मिनल वोल्टेज ही EMF हो जाएगा। सो हम लोग ने डिफाइन किया EMF ऑफ ए सेल इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन नॉन कंडक्टिंग मोड। निकालते कैसे हैं? तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इधर का निकाला EMF का और फिर IR वाला काम किया। तो यहाँ तो करंट ही नहीं था, IR 0 है, लेकिन इधर करंट होता है भाई, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। इसलिए यहाँ पे हुआ तो EMF और करंट क्योंकि ऐसे चल रहा है और हमें चाहिए VM - VN, तो -IR लिखने पड़े।
वी एम लोअर पोटेंशियल माइनस आई आर लिखने पड़े तो माइनस आई आर लिखने पड़े, और यहाँ पे हमें वी एम माइनस वी एन निकला था, करंट ऐसे ही चल रहा था तो प्लस आई आर लिखा। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। क्या है रिलेशन भाई? तो फाइनली रिलेशन जो था वो ये था भाई कि ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस माइनस आई आर।